हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बीए फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और अब तक अगर आपने बहुत लेट वीडियो देखा है तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के जो भी पेपर एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, दोनों पेपर फाइनल ईयर वालों के लिए। वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी उसको प्रोवाइड करवाया गया है, तो वहाँ पर आप पिछले वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतिहास जो विषय है उसका पहला पेपर आधुनिक भारत का इतिहास, वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में इस साल की 2024 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। और अतिलग्नात्मक टाइप के प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा और आप टाइम बचाने के लिए 2x स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी चाहे तो इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सेम नाम से चैनल है टेलीग्राम पर भी ज्वाइन जरूर करना। आपको इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं। तो पहला सवाल है, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई। तो इलाहाबाद की संधि के बारे में, और ये आपने अगर हमारा मास्टर वीडियो देख रखा है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके फाइनल ईयर के इतिहास विषय के पहला जो पेपर है उसमें संधियों का एक प्रश्न जरूर आता है कि संधि का एक प्रश्न या तो कब किसके बीच में हुई, ये पक्का प्रश्न कन्फर्म है। तो फिलहाल इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी। तो ये इलाहाबाद की संधि थी, ये सेकंड संधि की बात हो रही है। वैसे इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको आगे करवा रखा है। जो मेन संधि की बात पूछी जा रही है, 1765 में अंग्रेज़ों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी इलाहाबाद की। अब पहली संधि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इलाहाबाद की पहली संधि थी वो 1765 में हुई थी। तारीख इसकी कोई मायने नहीं रखती, आप चाहे तो एग्जाम में 1765 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था वो गवर्नर, एंड जो मुगल साम्राज्य का शाह आलम द्वितीय वो बादशाह था। तो इन दोनों के बीच में इलाहाबाद की पहली संधि हुई। और वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें तो ये भी 1765 में हुई थी, लेकिन ये थोड़ा दिन लेट हुई थी। जैसे कि ये 12 अगस्त को हुई और ये 16 अगस्त को हुई, 4 दिन का फर्क था। फिर इसमें देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव की तरफ से ये थे, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगल साम्राज्य की तरफ से शाह आलम द्वितीय थे। तो इनके बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 1765 के अंदर। फिर इसके बारे में कुछ आपको बेसिक डिटेल है कि पहले इलाहाबाद की जो संधि है उसके अंदर बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संधि के तहत क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए। वहीं मुगल सम्राट को एक वार्षिक मुआवजा दिया जाना था अंग्रेजों को। फिर कंपनी को बंगाल में अपनी सेना रखने का भी अधिकार दिया गया। इससे पहले क्या कि कंपनी अपनी सेना नहीं रख पाती थी बंगाल में। फिर दूसरी इलाहाबाद संधि जो बक्सर के बाद में हुई थी, बक्सर की लड़ाई के बाद में। तो इस संधि के तहत अवध के नवाब को इलाहाबाद और कन्नौज की क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। वहीं दूसरा जो इसका समझौता था कि कंपनी को बंगाल सीमा पर व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया। इन संधियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक्स्ट्रा डिटेल मैंने आपके लिए इसलिए लिख रखी है क्योंकि कई बार इसके अतिलग्नात्मक प्रश्न आ जाए तो भी आपको मतलब थोड़ी डिटेल ज़्यादा लिखने का मौका मिल पाए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, बंगाल में द्वैत शासन में द्वैत शासन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 का काल माना जाता है। तो नाममात्र शासक नवाब, यानी कि नाममात्र का शासक नवाब था द्वैत शासन के अंदर। इसमें जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो कंपनी के हाथ में चली गई थी और इसमें भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अकाल मृत्यु दर में वृद्धि होने लग गई थी द्वैत शासन के दौरान। वहीं 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया था और प्रत्येक शासन की इसके अंदर इसके बाद में शुरुआत कर दी गई थी। द्वैत शासन मतलब एक तो राजा का जो कंट्रोल होता है, जैसे एक तो राजा का कंट्रोल और एक कंपनी का कंट्रोल, ईस्ट इंडिया अंग्रेजों का कंट्रोल। तो राजा के पास कुछ सीमित मामले थे और बाकी लगभग बहुत ज़्यादा मामले जो थे वो कंपनी के पास चले गए, अंग्रेजों के पास चले गए। तो ये डबल शासन हो गया, ये अंग्रेज राजा का भी शासन और इस कंपनी का भी शासन, तो इसे द्वैत शासन कहते हैं। फिर बेसिन की संधि के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसकी मुख्य शर्तें क्या थी। तो बेसिन की जो मुख्य संधि है वो 1763 में हुई थी, 1763 के अंदर। मुख्य शर्तों में अंग्रेजों को सूरत में व्यापार का अधिकार दिया गया। फिर दूसरी इसकी मुख्य शर्त थी, मराठों को सूरत से हटा दिया गया। फिर अंग्रेजों को पुलिस बल रखने का भी अधिकार मतलब इस बेसिन की संधि के द्वारा दी गई। फिर भविष्य में युद्ध न करने का वादा भी इसके अंतर्गत किया गया। तो ये संधि अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि अंग्रेजों के पक्ष में इसमें ज़्यादातर समझौते करवा लिए थे। तो ये बेसिन की संधि की मुख्य शर्तें के बारे में पूछ लिया, या डेट पूछे तो आप 1763 को याद कर सकते हैं। ठीक है, संधि का 1% जरूर आएगा और सारी संधियों का एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा था 2-3 साल पहले। आप चैनल पर सारे वीडियो मिल जाएंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी हिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब किसके बीच में लड़ा गया, इंपॉर्टेंट है। और ये तो प्रश्न आपके आने का 100% चांस है। पानीपत का युद्ध या फिर प्लासी वाला युद्ध या बक्सर का युद्ध, इन तीनों में से एक युद्ध का प्रश्न 100% है, कन्फर्म है। तीनों युद्ध को आप पढ़ लीजिए और इसमें आपको एक तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा और एक इस पर डेट पूछी जाएगी कौन सा युद्ध कब हुआ। ठीक,
तो वो आप याद कर लेना। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान सेना के बीच में लड़ा गया था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जबकि अफगानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। तो ये सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। वहीं ये युद्ध जो है अत्यंत विनाशकारी था और मराठा सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, उत्तर भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया और अहमद शाह अब्दाली का प्रभुत्व पूरे भारत पर स्थापित होने लग गया था और मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गया था। तो मुगल तो इसके आगे पहले से कमजोरी हो रही थी। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। तो इसकी डेट वगैरह आप जरूर ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थापित करने वाले 5 प्रांतों के नाम। तो इसके 5 प्रांतों के नाम बताने हैं आपको। तो बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, सिंध और बंगाल। तो ये 5 प्रांत थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मतलब अवध, यहाँ पे आप अवध समझ लेना, उत्तर प्रदेश का मतलब अवध, ठीक है, क्योंकि उस समय तो उत्तर प्रदेश था नहीं, तो अवध। तो बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, सिंध और बंगाल, ठीक है, ये 5 प्रदेश हो गए। फिर प्रश्न नंबर 6 में देखिए 1854 का वुड डिस्पेच जो समझौता वो क्या था। 1854 का वुड डिस्पेच क्या था, तो सर चार्ल्स वुड द्वारा भारतीय शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए लिखा गया एक विशेष पत्र था, लेटर था। तो अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, महिला शिक्षा, महाविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित करने पर इस पर प्रस्ताव था। भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि शिक्षा के बारे में ये पेपर था, पूरा समझौता था, ये पत्र था, लेटर था कि शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा। इसमें मेन पॉइंट क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, महिला शिक्षा और महाविद्यालयों पर मतलब फोकस किया जाए। फिर एक प्रश्न आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ये फेमस बुक है इनकी और इससे एक जो सिद्धांत निकलता है इसी बुक में, उसका वर्णन है, तो वो हम इस भी आपको बताएंगे। धन निकासी का सिद्धांत जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये बुक का भी नाम याद रखना और ये धन निष्कासन सिद्धांत का भी ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक थी, 1901 में प्रकाशित हुई और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी सिद्धांत की अवधारणा को उल्लेख करती है। यानी कि अंग्रेज जो पैसे लूट लूट के अपने देश में जा रहे थे, कच्चा माल यहाँ से, तो वो धन निकासी का सिद्धांत इसमें है। फिर दादा भाई नौरोजी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, व्यापार थे, जिन्हें भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं 1907 की सूरत फूट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सूरत फूट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसमें हुआ था। तो फिर इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल के नाम से। तो गरम दल और नरम दल का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, गरम दल और नरम दल क्या है। तो ये जो 1907 की सूरत फूट है वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर इसके विभाजन के क्या कारण थे, तो पहला कारण था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में मतभेद, गरम दल अधिक कट्टरपंथी लोगों का समर्थन करता था, जैसे कि बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो, इसी प्रकार की, जबकि नरम दल अधिक उदारवादी तरीकों का समर्थन करता था, जैसे कि याचिका और प्रचार, मतलब ये झुकने में विश्वास करते थे उदारवादी। और ये जो गरम दल वाले लोग थे वो मतलब हिंसा से या फिर किसी भी तरीके से स्वदेशी को मतलब समर्थन किया करते थे। फिर राजनीतिक इसका लक्ष्य अलग अलग था। तो गरम दल पूर्ण स्वराज्य चाहता था, जबकि नरम दल स्वशासन चाहता था। इस दोनों की जो शब्दावली है उनमें भी अंतर है, ध्यान रखना, स्वशासन और पूर्ण स्वराज के अंतर्गत है। मतलब गरम दल तो चाहते थे कि सारा कंट्रोल अपना ही हो, हम खुद ही राज करें। नरम दल स्वशासन चाहता था, मतलब वो मतलब ऐसे चाहता था कि राज हम करें लेकिन हमारे ऊपर साया अंग्रेजों का ही रहे। तो इस प्रकार इनके राजनीतिक लक्ष्य में भी मतभेद थे। वहीं कार्य प्रणाली के बारे में भी इनके मतभेद थे, जैसे कि गरम दल अधिक क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन करता था, जबकि ये जो नरम दल के थे वे संवैधानिक तरीकों का ज़्यादा समर्थन किया करते थे। ठीक है, ये गरम दल और नरम दल का जो है मुख्य विभाजन हो गया। और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में के बाद दोनों दल फिर से एकजुट हो गए थे। ठीक है, सूरत फूट इसी को कहते हैं। 1908 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, और इनके अलग अलग मुद्दे थे, ये इस रास्ते पर चलते थे, वो उस रास्ते पर चलते थे। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोनों फिर से एकजुट हो गए दोनों दल। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विषय में आपको बताना है। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पास किया। लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे कि प्रांतीय विधानसभाओं में अधिक भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो विधानसभाएं क्षेत्रीय, उनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। केंद्रीय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की बड़ी संख्या में भागीदारी। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और डोमिनियन स्टेट
स्टेट का भी वादा इसके अगस्त प्रस्ताव के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव था। तो हालांकि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार नहीं करने और संविधान सभा में केवल ब्रिटिश प्रतिनिधित्व को शामिल करने का विरोध किया। वहीं मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान बनाओ। फिर अगस्त प्रस्ताव विफल रहा क्योंकि लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को एकजुट करने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तीव्र स्वतंत्रता को और भी ज़्यादा फास्ट करने के में इसको मदद की है इस प्रस्ताव ने। ठीक है, तो इससे लोग एकजुट हो गए। और इस वीडियो का लास्ट पर्सन देखते हैं, बाकी के आगे के पर्सन हम अगले वीडियोस में देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताना है कि ये क्यों बुलाए जाते थे। तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें एकमात्र ऐसा आदमी था एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो इनके बारे में प्रश्न आता है कि तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया, अम्बेडकर, और एक बार महात्मा गांधी जी भी गए थे। ठीक है, तो 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किए गए। इनके मुख्य कारण क्या बुलाने का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ता दबाव, जो भारत में इतने आंदोलन बढ़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो उस पर दबाव पड़ा अंग्रेजी शासन पर। तो उन्होंने मतलब समझाने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भारत में बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीय राष्ट्रवादियों से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं भारत में सांप्रदायिक विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ते तनाव ने ब्रिटिश सरकार को सभी पक्षों को एक साथ लाने और संविधान पर सहमति बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा, ब्रिटिश जो सरकार है भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी और एक ऐसा संविधान चाहती थी जो उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करे। तो ये मतलब इनका मकसद एक तो ये था कि भाई हम भारतीयों को बैठकर समझाएंगे क्या मामला है क्या नहीं, आपको क्या चाहिए किस नहीं है, और हमारा कंट्रोल भी वहाँ से ना जाए। तो यही था जो गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया, ये बाकी के पर्सन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।